नमस्कार दोस्तों, आज इतिहास का अध्याय लेके आए हैं यात्रियों के नजरिए। इसको नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए आप, किताबुल हिंद पर लेख लिखना। किताबुल हिंद नामक ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन तथा व्यवहारों, खगोल विज्ञान आदि से जुड़ा हुआ है। इसमें रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, मापतौल तथा मापन विधियां, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि इसमें समाहित है। तो आप इसको देख सकते हैं। पूरा जी आपका पहला क्वेश्चन चल रहा है। किताबुल हिंद में अल बरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृत वादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में संस्कृतियों से तुलना होती थी। क्वेश्चन नंबर 2 दे सकते हैं। इब्न बतूता ने हर उन चीजों का वर्णन करने का निश्चय किया है जिसने उसे अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित और उत्सुक किया, जैसे पान, नारियल आदि। जबकि दूसरी ओर वर्नियर एक भिन्न जीव बुद्धि या बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। तो इसको नोट कर लीजिए आप। उसके वृत्तांत को देख लीजिए। आपको क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। 7वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में निवास करता था। यह औसत उसी समय निश्चित या पश्चिमी यूरोपियों की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। इतने पर भी वर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर बना रहा था। शिविर नगर में उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविरों पर निर्भर थे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 रहा। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। इब्न बतूता के वृत्तांत से ज्ञात होता है कि दासों में काफी भिन्नता थी। दास बाजारों में खरीदे तथा बेचे जाते थे। दासों को भेंट भी दिया जाता था। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थे। सुल्तान ने अपनी अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर अगला दे सकते हो आप। यूरोपीय यात्रियों ने अपनी यात्रा विवरण में उन चीजों में रुचि दिखाई जो उनको आश्चर्यचकित या आश्चर्यजनक तथा यूरोपीय समाज से भिन्न दिखाई दिया। वर्नियर भारत की सती प्रथा के प्रति काफी आकर्षित हुआ। सती प्रथा यूरोपीय समाज से भिन्न था। सती प्रथा मध्यकालीन हिंदू समाज में व्याप्त कुप्रथाओं में सबसे अधिक घृणित प्रथा थी। सती प्रथा का अर्थ होता है पतिव्रता तथा चरित्रवान स्त्री, किंतु सामान्यतः इसका अर्थ पति के अपने मृत पति के साथ जला देने की प्रथा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो आप। अल बरूनी ने अन्य समुदायों के प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया। उसने लिखा है कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्णों को मान्यता थी: घुड़सवार, शासक, भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित तथा चिकित्सक, खगोलशास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक, और अंत में कृषक तथा शिल्पकार। दूसरे शब्दों में यह दिखाना चाहता था कि वे सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही नहीं सीमित था। उसके साथ ही उसने यह भी दर्शाया कि इस्लाम में अनेक लोगों को समान माना जाता था और उनमें भिन्न केवल धार्मिकता के पालन में ही थी। तो क्वेश्चन आप देख सकते हो। अल बरूनी ने वर्ण व्यवस्था पर भी विचार किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी के बारे में बताने का थोड़ी सा प्रयास किया। तो आप उसमें देख सकते हैं आप अल बरूनी ने वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी किया है सबसे अधिक,
ऊंची जाति ब्राह्मणों को समझा जाता था। उसके बाद अगली जातियों में क्षत्रिय थे। ऐसा माना जाता था कि ब्रह्मा कंधा और हाथों से हुआ ब्रह्म का, क्षत्रियों को भुजा से, ऐसा माना जाता है, और शूद्र जिनका सृजन ब्रह्मा के चरणों से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो आप। इब्न बतूता ने बताया कि उपमहाद्वीपीय के शहर उन लोगों के लिए अवसर से भरपूर थे जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था। ये शहर घनी आबादी वाले तथा समृद्ध थे। इब्न बतूता ने दिल्ली को सबसे बड़े क्षेत्र में फैला, विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताया है। दौलताबाद भी बड़ा शहर था। उसने बताया कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले और रंगीन बाजार थे जो भिन्न प्रकार की वस्तुओं से परे थे। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हो आप। वर्नियन ने अपने यात्रा वृत्तांत में ग्रामीण अंचलों में कृषकों के जीवन में विस्तार से जानकारी दी है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में कई स्थानों पर केवल रेतीली भूमियां तथा बंजर पड़े पर्वत थे। भारत में कृषि अच्छी नहीं सकती तथा इन क्षेत्रों में आबादी भी कम थी। कृषि योग्य भूमि का बड़ा हिस्सा बाजार इसलिए रह जाता था क्योंकि वह श्रमिकों की कमी थी। अनेक श्रमिक गवर्नरों के बुरे व्यवहार के कारण मर जाते थे या भाग जाते थे। निर्धनों की संख्या अधिक थी और धनी लोगों की संख्या कम थी। जब निर्धन लोग अपने लोभी स्वामियों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते थे तो उन्हें अपने जीवन निर्वाहन के साधनों से हाथ धोना पड़ता था तथा बच्चों से भी वंचित कर दिया जाता था। मालिकों द्वारा उनके जीवन को नरक बना दिया जाता था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। वर्नियर, इस कथन से पता चलता है कि वर्नियर की भारतीय कारीगरी विश्व में अच्छी राय थी। उसके विचारानुसार भारतीय कारीगर अच्छे औजार के अभाव में भी कारीगरी के विश्वसनीय नमूने प्रस्तुत करते थे। वे यूरोप में निर्मित वस्तुओं की इतनी कारकुशलता नकल करते थे कि वे असली और नकली में अंतर कर पाना कठिन था। वर्नियर भारतीय चित्रकारों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने बंदूक बनाने, स्वर्ण आभूषण बनाने तथा चित्रकारी जैसे शिल्पियों की विशेष रूप से प्रशंसा की है। तो ये देख सकते हो आप, बढ़ई, लोहार, झूला, कुम्हार, खरादी आदि काम करने वाले वास्तुविद, संगीतकार और सुलेखक आदि थे। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हो आप। 1932 से 1933 में भारत के प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक देख सकते हैं आप, चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। पूरा देख सकते हैं, विश्व का मानचित्र है, इसमें दी गई है, पूरा नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए आप, अरबरूनी से पहला क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। अरबरूनी जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म में सन 973 ईस्वी में हुआ था। ख्वारिज़्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अरबरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था जिनमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल थे। हालांकि यह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों पूरी तरह परिचित था। उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। सन 1070 ईस्वी में ख्वारिज़्म पर आक्रमण के पश्चात
सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया था। अल बरूनी भी उनमें से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया था। धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा। 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यहीं पे बिताया था। उसकी रुचि के बारे में बताया गया है। तो लेखन शैली कैसी थी? गजनी में ही अल बरूनी की रुचि विकसित हुई या भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित तथा चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों ने आपसी विश्वास और समझ को भी बढ़ाया था। ये अल बरूनी से संबंधित क्वेश्चन आंसर थे। नोट कर लीजिए इसको, पूरा देखिए। आप दिया गया है। इब्न बतूता की ओर चलते हैं। इब्न बतूता भारतीय यात्रा के संबंध में दिया गया है पूरा क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए आप। पूरा इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, पूरी यात्राएं दी गई हैं, इसको नोट कर लीजिए। इब्न बतूता संक्षिप्त यात्राएं के बारे में बताया गया है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है इब्न बतूता। इब्न बतूता अरब यात्री, विद्वान तथा लेखक था। 24 फरवरी 1304 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था तंजीर में। इनका पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। इब्न बतूता मुसलमान यात्रियों में सबसे महान था। अनुमान के अनुसार उन्होंने लगभग 73,000 मील की यात्रा की थी। इतना लंबा भ्रमण उस युग में शायद किसी ने ही किया हो। अपनी यात्रा के दौरान वो भारत भी आया और भारत से भी काफी प्रभावित रहा। उसने नारियल का वर्णन दिया है, पान का वर्णन दिया है, दिल्ली की यात्रा की है। उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी इससे बनते हैं। नारियल ये वृक्ष स्वरूप में सबसे अनोखी तथा प्रकृति में विस्मयकारी वृक्षों में से एक है। ये हूबहू खजूर के वृक्षों जैसे दिखते हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है सिवाय एक अपवाद के कि एक में काष्ठफल प्राप्त होता है और दूसरे से खजूर। नारियल के वृक्ष का मानव सिर से मेल खाता है। ऐसे क्वेश्चन उनका विचार था। पान के बारे में विचार था कि पान एक ऐसा वृक्ष है जिसमें अंगूर लता की तरह ही उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता है, इसमें केवल पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। इसे प्रयोग करने की विधि यह है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है। यह जायफल जैसी ही होती है पर इसे इतना तोड़ करके खाया जाता है जब तक इसे छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं करते। इन्हें मुंह में रखना या चबाना मुश्किल होता है। इसके बाद पान की पत्तियों को चबाया जाता है। फिर दौलताबाद के बारे में भी उनका विचार था। दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है जिसे तराबाद है। यह सबसे विशाल और सुंदर बाजारों में से एक है। यहाँ बहुत सी दुकानें हैं और प्रत्येक दुकानों में एक दरवाजा है जो मालिक के आवाज से खुलता है। दुकानों की कॉलोनियों से सजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। 18वीं शताब्दी के संदर्भ में क्वेश्चन दिया गया है। डाक प्रथा के बारे में तो उनके क्या विचार थे। भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्थाएं थी। आश्व डाक व्यवस्था जिसे उलुक कहा जाता था, हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित। यह व्यवस्था पैदल डाक व्यवस्था के प्रति 3 मील अवधान होते थे। इसे दावा कहा जाता था। यह 1 मील या 1/3 होता था। अब हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता था।
जिसके बाहर 3 मंडप होते थे जिसमें लोग कार आरंभ के लिए तैयार बैठे रहते थे। उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ी होती थी जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती थी। पूरा आप देख सकते हो। आप संस्कृत भाषा के विषय में उसका क्या विचार। संस्कृत भाषा के विषय में अरवरुण लिखता है, यदि आप संस्कृत भाषा सीखने की कठिनाई से पार पाना चाहते हैं तो यह आसान नहीं होगा, क्योंकि अरबी भाषा की तरह ही शब्दों तथा विभक्तियों की बहुत विस्तृत है। संस्कृत के विषय वस्तु के लिए भी कई शब्द मूल रूप से प्रयुक्त दोनों प्रयुक्त होते हैं। अब आते हैं वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर जुड़ा हुआ क्वेश्चन। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वर्नियर ने लिखा है कि मुगल काल में संपूर्ण भूमि का स्वामी सम्राट होता था। लोगों का भूमि पर निजी स्वामी ये नहीं होता था। उसका निजी स्वामित्व के गुणों से दृढ़ विश्वास था और उसे भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक होता था। उसे यह लगा कि मुगल साम्राज्य में सारी भूमि का स्वामी था जो उसे अमीरों में बांट देता था और इसके अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम होते थे। इसकी पुष्टि 16वीं और 17वीं शताब्दी के अनेक यात्रियों ने की है। उस समय भूमि सुधार वाले वर्ग का अभाव था। उसके इस विचार ने फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो को प्रभावित किया। उसने इस विचार का प्रयोग प्राचीन निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया था, जिसके अनुसार एशिया में लोगों को गरीबी और दासता की स्थितियों में रखा जाता था। ट्रेवल्स के प्रति इनका थोड़ी सा क्वेश्चन बनता है, नोट कर लीजिए आप। वर्नियर के ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ने अपने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक दृष्टिकोण तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। इसमें उन्होंने वर्णन किया है मुगल कालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से कर रहा था। सामान्यतः यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए उसका भारत का चित्रण ही दुई विपरीत के नमूने पर आधारित है, जहां भारत को यूरोपियों के विद्रूप के रूप में दिखाया गया है तथा यूरोप का विपरीत, जैसा कि कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं। वर्नियर यूरोप को चेतावनी भी दी थी। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी है, नोट कर लीजिए इसको। उनके राज्य इस प्रकार के अच्छी तरह से जूते और बसे हुए, इतनी अच्छी तरह से निर्मित, इतने समृद्ध, इतने सुशिष्ट तथा फले फूलते नहीं रह जाएंगे जैसा कि हम देखते हैं। दूसरी दृष्टि से हमारे शासक अमीर और शक्तिशाली हैं। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि इसकी ओर बेहतर और राजसी ढंग से सेवा हो। वे जल्द ही रेगिस्तान तथा निर्जल स्थानों के भिखारियों तथा क्रूर लोगों के राजा बनकर रह जाएंगे, जैसा कि इससे विषय में मैंने वर्णन किया है। आप देख सकते हैं संस्कृत के बारे में भी अरवरुण कहता है। संस्कृत भाषा के विषय में आपको बता चुके हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, हिंदुस्तान हिंदवी शासक किस प्रकार विचलन में आया। इसको नोट कर लीजिए आप। इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक चल रहा है। पेपरों की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब्दुल रज्जाक का यात्रा का वृत्तांत किया गया। 1440 के दशक में लिखा गया अब्दुल रज्जाक भारत का वृत्तांत पूरा आपको मिल जाएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। किताबुल हिंद के बारे में बताया गया है, इसको नोट करते चलना है। हिंदू शब्द 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाला एक प्राचीन फारसी शब्द है, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र में के लिए किया जाता था।
अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा। इस क्षेत्र को अल हिंद, कालांतर में तुर्कों ने सिंध से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंद, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दिया गया। इसमें से कोई भी शब्द लोगों की